हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश यादव और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सक्सेस अड्डा फॉर यू। फ्रेंड्स, अब तक की वीडियो में हमने प्रकाश के परावर्तन के बारे में डिस्कस किया था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में हमने डिस्कस किया था और सारे ही टॉपिक बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस किए गए थे। सो आज का हमारा टॉपिक रहेगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, या इसी को कहा जाता है प्रकाश का अपवर्तन। चलिए देखते हैं क्या होता है प्रकाश का अपवर्तन। तो इस पॉइंट को समझने के लिए सबसे पहले समझें कि अपवर्तन क्या होता है। अपवर्तन का अगर हम सीधा सा अर्थ लें, बिल्कुल सिंपल मीनिंग लें, तो अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाना है। ठीक है, तो अपवर्तन में होता क्या है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से आती है और पृथक्कारी तल पर पड़ने के बाद में दूसरे मीडियम में कुछ विचलन के साथ मुड़ जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। इस घटना को क्या कहा जाता है बच्चों? प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। तो जो किरण इंसिडेंट होती है, जो किरण पड़ती है, इसको हम नाम देते हैं आपतित किरण। आपतित किरण और अपवर्तित होने के बाद में इसका नाम हो जाता है अपवर्तित किरण। जिस बिंदु पर यह किरण पड़ती है उसे हम कहते हैं आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पर हम एक लंब डाल देते हैं जिसे कहा जाता है अभिलंब। क्या कहा जाता है? अभिलंब कहा जाता है। सो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से होते हुए आए और दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाए कुछ विचलन के साथ में, तो इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश अपवर्तन के लिए सबसे ज़रूरी कंडीशन यह है कि आपके पास दो माध्यम होने चाहिए। कितने माध्यम होने चाहिए? दो माध्यम होने चाहिए। ठीक है, चलिए और आगे इस पे डिस्कस करेंगे। उसके पहले हम समझ लेते हैं कि माध्यम क्या है, माध्यम क्या है और कैसा होना चाहिए, कितने प्रकार का होता है। तो प्रकाश की किरण जिन कणों के मध्य से होकर आती है उन्हें ही हम माध्यम कहते हैं। अब माध्यम आपके दो प्रकार के हो सकते हैं। माध्यम आपके दो प्रकार के हो सकते हैं। एक हो सकता है आपका सघन माध्यम और दूसरा हो सकता है विरल माध्यम। तो माध्यम सिर्फ और सिर्फ दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला सघन, इसी को डेंस कहा जाता है, और विरल माध्यम, इसी को हम कहते हैं रेयर मीडियम। सो दो टाइप के माध्यम होते हैं, एक आपका डेंस और दूसरा रेयर मीडियम। अब देखिए सघन माध्यम क्या होता है और विरल माध्यम क्या होता है। प्रकाश की किरण जिस माध्यम में पड़ने के बाद में अपनी स्पीड स्लो कर दें, या सीधा सीधा आप यूँ समझिए कि ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल पहले की अपेक्षा कम हो जाए, उसे हम सघन माध्यम कहते हैं, उसे हम डेंस मीडियम कहते हैं। क्लियर है बच्चों? सघन माध्यम क्या होगा? तो आप कहोगे ऐसा मीडियम जिसमें आने के बाद में स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे? उसे सघन माध्यम कहा जाएगा। और इसी का जस्ट अपोजिट, जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम में पड़ने के बाद में उसकी चाल में थोड़ी सी वृद्धि हो जाए, तो उस प्रकार के माध्यम को क्या कहा जाएगा? विरल माध्यम कहा जाएगा। क्लियर है? अब सघन और विरल माध्यम का अर्थ कभी भी घनत्व पे डिपेंड नहीं करता। कहने का मतलब, अगर आप कहें कि एक जार है और इस जार में कुछ गैस के अणु भरे हुए हैं। क्या भरे हुए हैं? गैस के अणु भरे हुए हैं। ठीक है, इस पे हमने एक पिस्टन लगा के इन गैस के अणुओं को रोक रखा है। अब आप देख रहे हैं कि अभी इनका घनत्व जो है, अभी घनत्व क्या है? अभी घनत्व इनका सामान्य है, नॉर्मल है। क्या है? नॉर्मल है। लेकिन जब हम इसका प्रेशर बढ़ा देंगे, दाब बढ़ा देंगे, तो ये जो पिस्टन यहाँ पे लगा हुआ है, ये पिस्टन दबकर कहाँ पहुँच जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। और अब हम कह सकते हैं कि पिस्टन कहाँ पे है? यहाँ पे है।
तो इस कंडीशन में आप देख रहे हैं कि जो गैस के अणु थे वो कंप्रेस होकर नीचे पहुंच चुके हैं, ठीक है ना। अब गैस के अणु पहले की अपेक्षा अधिक पास पास हैं या नहीं? अधिक पास पास हैं, पहले कम थे। अब हम कह सकते हैं कि गैसों का घनत्व जो है बढ़ चुका है। क्या हो चुका है? बढ़ चुका है। तो क्या ये सघन माध्यम होगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। माध्यम जो है वो एक ही पदार्थ के लिए घनत्व पे निर्भर नहीं करता। जैसे अगर वायु है तो वायु का घनत्व चाहे जो हो, उसके लिए मीडियम हमेशा एक ही रहेगा और उसमें कहने का मतलब कि उसमें प्रकाश का विचलन नहीं हो सकता, उसमें प्रकाश का परावर्तन नहीं हो सकता। एक ही मीडियम में चाहे वो फिर नज़दीक नज़दीक अणु हो, कहने का मतलब घनत्व चाहे ज़्यादा हो और चाहे घनत्व कम हो, स्पीड ऑफ लाइट पे वो बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगा। तो हमने सीधा सीधा ये फंडा सीखा कि सघन माध्यम क्या होगा। सघन माध्यम वह होगा जिसमें प्रकाश की चाल घट जाएगी, विरल माध्यम वह होगा जिसमें प्रकाश की चाल बढ़ी हुई प्रतीत होगी। और तीसरा सबसे मेन कॉन्सेप्ट हमने क्या सीखा कि प्रकाश की चाल जो है वो एक ही पदार्थ के लिए उसकी डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती है। घनत्व चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, एक ही पदार्थ के लिए चाल सदैव क्या होगी? नियत हो जाएगी। क्लियर है? तो यहाँ तक की बातें अगर क्लियर हो गई हों तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में कुछ और चीज़ें, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब हम मानते हैं कि हमारे पास दो मीडियम है। पहला मीडियम हम मानते हैं वायु है और दूसरा माध्यम क्या है? दूसरा माध्यम मान लेते हैं हम जल है। अब आप बताइए, वायु है तो ये एक प्रकार की क्या है? आप कहोगे सर गैस है, और जल है तो ये एक टाइप का क्या है? आप कहोगे लिक्विड है, ठीक है ना। अब लिक्विड और गैस दोनों में किसके अणु दूर दूर होते हैं और किसके अणु पास पास होते हैं? तो आप कहोगे सर लिक्विड के अणु पास पास होते हैं और गैस के अणु निरंतर अनियमित गति करते हैं और दूर दूर रहते हैं, ठीक है ना। इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम लगता है, ना के बराबर लगता है, और इसमें इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा लगता है। क्लियर है? तो यहाँ तक की बात अगर आपको क्लियर हो गई हो तो आप अब बता सकते हैं कि वायु क्या होगा। इन दोनों के रिस्पेक्ट में अगर वायु की बात की जाए, जल के रिस्पेक्ट में अगर वायु की बात करें तो वो क्या होगा? वो माध्यम आपका विरल हो जाएगा और जल क्या होगा? सघन हो जाएगा। अब समझिए आप, हम बताना क्या चाहते हैं। अगर कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो वह अभिलंब की ओर झुक जाएगी। किसकी ओर? अभिलंब की ओर झुक जाएगी। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस टॉपिक का कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है? तो आप कहोगे अभिलंब की ओर झुक जाएगी, ठीक है। और इसी का जस्ट अपोजिट होगा दूसरा। अगर कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो वो अभिलंब से दूर हटेगी। चलिए छोटा सा यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। मान लीजिए ये लाइट आ रही थी, अगर ये रिफ्रैक्ट ना होती, अगर ये अपवर्तित ना होती तो किस तरह आती? आप कहोगे सर इस तरह सीधे आ जाती, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि नीचे का माध्यम सघन था इसलिए प्रकाश की किरण यहाँ ना जाकर थोड़ा सा क्या हुई है? ये अभिलंब की ओर झुक गई है। क्लियर है? अब सेम इसी वे में देखिए, अगर हम यहाँ से लाइट की बीम को डालते ऊपर की तरफ तो ये प्रकाश की किरण किधर जानी चाहिए थी? आप कहोगे सर ये इस तरह जानी चाहिए थी, क्योंकि अब हम नीचे से ऊपर की तरफ डाल रहे हैं रे, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है? ये यहाँ से ना जाके कहाँ से जा रही है? यहाँ से जा रही है। तो अब आप देख रहे हैं कि ये अभिलंब से क्या हो रहा है? दूर हट रही है। तो दो चीज़ें आपने यहाँ पे देखी। अगर कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन में प्रवेश करेगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, और अगर सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी। क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? चलिए अगर इतनी बात क्लियर है तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं प्रकाश परावर्तन के नियम, प्रकाश अपवर्तन के नियम के बारे में। ठीक है बच्चों, चलिए नोट कर लिया होगा आपने, तो इस चीज़ को हम इरेज कर देते हैं और अब डिस्कस करते हैं प्रकाश अपवर्तन के नियम के बारे में।
तो जिस तरीके से हमने प्रकाश परावर्तन का नियम पढ़ा था, प्रकाश अपवर्तन के भी दो नियम हैं। पहला नियम बिल्कुल प्रकाश परावर्तन के नियम की तरह सेम टू सेम हूबहू वैसा ही है। क्या है पहला नियम? कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। क्लियर है? तो ये चाहे अपवर्तन पूछे चाहे परावर्तन पूछे, पहला नियम दोनों के लिए बिल्कुल सेम है। ठीक है ना? पहला नियम दोनों के लिए बिल्कुल सेम है। क्या सेम है? कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। क्लियर? चलिए अब दूसरा नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। दूसरा नियम कई बार एग्जाम में पूछा गया, चाहे वो आरआरबी, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, या फिर हमारे और यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, और या फिर यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में जो 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं वहां से भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दूसरे नियम को लेकर के। तो क्या है प्रकाश अपवर्तन का दूसरा नियम? बच्चों देखिए, ध्यान से देखिए इसको। अगर इस फिगर को आप समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो यहाँ से कुछ चीज़ें मैं क्लियर करना चाहूँगा कि अभिलंब के साथ आपतित किरण जो कोण बनाती है उसको क्या कहते हैं? तो आप कहोगे सर उसको हम आपतन कोण कहते हैं और इसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल आई से। ठीक है? फिर अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? आप कहोगे सर आर से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल आर। ठीक है? और क्या कहते हैं इसको? अपवर्तित कोण कहते हैं या अपवर्तन कोण कहते हैं। ठीक है ना? इसी को हम और क्या लिखकर रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो इसको हम लिख सकते हैं साइन आई, और इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं साइन आर। क्यों? क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, लंबवत हैं, इसलिए। चलिए अब देखते हैं तो क्या है दूसरा नियम। दूसरा नियम बताता है कि आपतित किरण की ज्या तथा अपवर्तित किरण की ज्या परस्पर एक दूसरे के समानुपाती होती हैं। क्या बताता है? कि आपतित किरण की ज्या मतलब साइन जो है बेटा, इसी को हम कहते हैं ज्या। ठीक है ना? तो आपतित किरण की ज्या और अपवर्तित किरण की ज्या एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। कहने का मतलब हम कह सकते हैं दूसरे नियम में कि साइन आई प्रोपोर्शनल साइन आर, साइन आई प्रोपोर्शनल साइन आर। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? तो ये हम लिख सकते हैं। अब देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया है जितने भी मेरे लेक्चर हुए हैं उसमें अगर कहीं प्रपोर्शन का निशान आया है तो मैंने आपको बताया कि प्रपोर्शन बिल्कुल नादान बच्चा है और इन्हें अकेला नहीं छोड़ा जाता। कहने का मतलब प्रपोर्शन को जल्दी जल्दी हटा दो। तो प्रपोर्शन को अगर हम हटाते हैं तो क्या होता है? तो हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है। क्या आ जाती है? एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है। चलिए देखते हैं क्या है वो कांस्टेंट वैल्यू। चलिए पहले तो हटाते हैं। साइन आई प्रपोर्शन हटाया, इक्वल टू लगाया, तो कांस्टेंट वैल्यू आ गई n, और फिर हमने क्या लिख दिया? साइन आर। ठीक है ना? अब n से इसका कोई लेना देना नहीं है तो इसको इधर भेज दो भैया, इनकी जाति वालों के पास इधर भी साइन है इधर भी साइन है, दोनों एक साथ रहेंगे तो सुखी रहेंगे। चलो कर देते हैं इधर। तो क्या हो जाएगा? साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू एन, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू एन, और इसी को कहा जाता है प्रकाश अपवर्तन का दूसरा नियम। ठीक है? अब एक और क्वेश्चन, ये एन क्या है इसका भी इंट्रोडक्शन दे ही दीजिए, है ना? नादान बच्चा जो हमारा प्रपोर्शन था उसको संभालने के लिए एन आया, और एन है क्या? तो एन को हम कहते हैं अपवर्तनांक। क्या कहते हैं? अपवर्तनांक। ठीक है ना? n को क्या कहा जाता है? अपवर्तनांक कहा जाता है, और यह एक समानुपातिक नियतांक है। क्लियर है? क्या है ये? समानुपातिक नियतांक है, और इसका क्या नाम है? अपवर्तनांक। तो इस प्रपोर्शन को जब हमने हटाया, इसको जब थोड़ी सी सिक्योरिटी डी इक्वल टू लगाया तो क्या आ गया? कांस्टेंट वैल्यू n आ गया, और n को हम क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। क्लियर है बच्चों? तो n को क्या कहा जाएगा? अपवर्तनांक। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं था कि दूसरा नियम क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये था कि दूसरे नियम को और क्या कहते हैं।
तो प्रकाश अपवर्तन के दूसरे नियम को ही स्नेल का नियम कहा जाता है बच्चों। कभी कभी एग्जाम में प्रकाश अपवर्तन का दूसरा नियम नहीं पूछता, आपसे पूछ लेगा कि स्नेल के नियम को परिभाषित कीजिए, सचित्र उसकी व्याख्या कीजिए। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, प्रकाश अपवर्तन का दूसरा नियम एक्सप्लेन कर देंगे और बाद में सुनहरे अक्षरों में लिख देंगे कि इसे ही स्नेल का नियम कहा जाता है। क्लियर है बच्चों? कोई डाउट, किसी को कोई कन्फ्यूज़न? अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न, कोई डाउट, कोई समस्या, एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। हम आपके साथ अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर करते हैं। सारी ही फैकल्टीज़ आपकी सहायता के लिए बिल्कुल तत्पर हैं। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए, देखते रहिए, स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए, बिल्कुल हमसे जुड़े रहिए और अपना स्नेह इसी तरह बनाए रखिए। चलिए अब देखते हैं, अपवर्तनांक तो हमने जाना। अब आप ये बताएं कि अपवर्तनांक से और क्या क्या क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। सो अपवर्तनांक से क्वेश्चन अराइज होने वाली जहाँ तक बात आती है तो सबसे पहले जानते हैं कि ये अपवर्तनांक कितने प्रकार के होते हैं। चलिए अब इसको हम इरेज कर देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। जिन बच्चों ने स्क्रीनशॉट ना लिया हो, वीडियो को हमारे रिवर्स करके स्क्रीनशॉट ले लें। आप लोग वाकई बहुत समझदार हैं, एकदम सुपर हैं आप लोग। चलिए अब देखते हैं, अपवर्तनांक की जो बात की थी हमने, अपवर्तनांक कितने प्रकार का होता है। अपवर्तनांक है क्या ये? तो आप कहोगे सर ये तो एक कांस्टेंट है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? n से रिप्रेजेंट किया जाता है। और क्या इसकी डिटेल आप जानते हैं? ये रेशियो है। किस किस का रेशियो है? साइन आई और साइन आर का रेशियो है। क्लियर है ना? तो अपवर्तनांक क्या है? अपवर्तनांक एक अनुपात है, हम पहले भी बता चुके हैं। ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। पहला सापेक्ष अपवर्तनांक, पहला सापेक्ष अपवर्तनांक और दूसरा निरपेक्ष अपवर्तनांक। दूसरा क्या होता है? निरपेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष अपवर्तनांक एवं निरपेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है ना। सापेक्ष अपवर्तनांक, इसी को हम कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है बच्चों। और निरपेक्ष अपवर्तनांक को कहा जाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर है? तो पहले समझते हैं कि सापेक्ष अपवर्तनांक क्या है। अपवर्तनांक जैसे आपने रेशियो को समझा कि साइन आई और साइन आर का रेशियो है, इसका मतलब दो मीडियम होंगे और उन दोनों मीडियम के बीच में जो एंगल का रेशियो आएगा उसी को क्या कहा जाएगा? सापेक्ष अपवर्तनांक कहा जाएगा। अगर परिभाषाबद्ध तरीके से आप समझें, अगर परिभाषाबद्ध तरीके से आप समझें तो आप कह सकते हैं कि साइन आई अपॉन साइन आर के अनुपात को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब जो पहले माध्यम दिया गया है, अगर इसको हम मान लें मीडियम 1 और इसको मान लें मीडियम 2, तो कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा इसको? तो आप लिखेंगे साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू 1n2। क्या लिखा जाएगा? साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू 1n2 लिखा जाएगा। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक की बात क्लियर है? तो जब दो माध्यम हो आपके पास जिनमें से कोई भी माध्यम निर्वात ना हो तो वहाँ पे कौन सा अपवर्तनांक होगा? आप कहोगे सापेक्ष अपवर्तनांक होगा। ठीक है ना। अब निरपेक्ष अपवर्तनांक को देख लीजिए, जहाँ पे एक मीडियम निर्वात मिल जाए आपका और दूसरा कोई भी मीडियम हो, चाहे वो वायु हो, चाहे जल हो, चाहे कांच हो, तो वहाँ पे जो अनुपात होगा साइन आई और साइन आर का, उसको हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे।
आई बात समझ में। निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है, जब पहला माध्यम आपका निर्वात और दूसरा कोई अन्य हो तो जो साइन आई और साइन आर का अनुपात होगा उसी को हम क्या कहेंगे, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे। क्लियर है। क्वेश्चन आपका बच्चों यहाँ से आता है सापेक्ष अपवर्तनांक से, ठीक है ना। फिर चाहे वो एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी कुछ भी हो, और चाहे फिर आपका 10th का 1 नंबर का क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है, आपसे पूछेगा सापेक्ष अपवर्तनांक कितना होगा, 2 दे देगा। मान लो आपको जल का दे देगा, जल का अपवर्तनांक 1.33 है, कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, तो कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा। इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। बहुत ही सिंपल होता है, बिल्कुल एक स्टेप का काम होता है, ज़्यादा 5 सेकंड का वर्क होता है और 1 नंबर आपको फ्री के मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ को भी हम डिस्कस करेंगे, पहले आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं और फिर आज की क्लास को स्थगित किया जाएगा। चलिए सो क्वेश्चन है, यदि जल का अपवर्तनांक 1.33 हो, जल का अपवर्तनांक, बच्चों मैं शॉर्ट में लिखूंगा, आप लोग डिटेल में लिखते चलेंगे। यदि जल का अपवर्तनांक 1.33 हो तथा कांच का अपवर्तनांक, किसका, कांच का अपवर्तनांक 1.5 हो, क्या हो, 1.5 हो। तो ये तो हो गया क्वेश्चन। यहां से 2 टाइप के क्वेश्चन आपके अराइज होंगे। कितने टाइप के, 2 टाइप के क्वेश्चन, मतलब 2 क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। पहला आपसे पूछ लेगा कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा। पहला क्वेश्चन तो ये अराइज हो सकता है कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा। जो बच्चे सॉल्व कर ले जा रहे हैं फटाफट सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर लिखते रहें, सबके कमेंट जरूर देखे जाएंगे। चलिए, और दूसरा क्वेश्चन यहां से क्या निकल सकता है कि कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक क्या होगा। तो 2 क्वेश्चन यहां से अराइज हो सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। पहला पूछ सकता है कि जल के सापेक्ष कांच का क्या होगा, और फिर पूछेगा कि कांच के सापेक्ष जल का क्या होगा, ठीक है। अब जो मैं आपको मूल मंत्र, गुरु मंत्र देने जा रहा हूं उसको बहुत ही ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये आपके कंपटीशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा जरूरी है ठीक है ना। लिखते कैसे हैं, इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, तो जिसका अपवर्तनांक पूछा जाता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम अंश में लिखते हैं, और जिसके सापेक्ष पूछा जाता है उसको हर में लिखते हैं, क्योंकि आप जानते हैं बच्चों कि अपवर्तनांक होता क्या है, 1 अनुपात होता है, ठीक है ना। तो चलिए, किसका अपवर्तनांक पूछ रहा है, पहले में जल का पूछ रहा है, ठीक है ना। किसका पूछ रहा है, जल का पूछ रहा है। तो जल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वाटर, W से, ठीक है ना। तो हमने इसको लिख दिया स्मॉल w, क्या लिख दिया, 1 सेकेंड, इसको लिख दिया हमने स्मॉल w, और फिर n कांस्टेंट किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, ग्लास के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, लिखेंगे कैसे, तो जिसका, मैंने कहा कि जिसके साथ में का लगा होगा, जैसे कांच का है ना, जल का, तो जिसके साथ में का लगा होगा उसको हम अंश में रखेंगे हमेशा, ये बात याद रखना आप लोग, ठीक है ना। यही मूल मंत्र है कि जिसके साथ में का लगा होगा उसको कहाँ रखेंगे, अंश में रखेंगे। तो कांच का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा बच्चों, कांच का अपवर्तनांक, यही सबसे ज़्यादा मिस्टेक होती है रखने में, क्योंकि वैल्यूज तो आपको पता होती है, आप ये कंफ्यूज हो जाते हो, इसको नीचे करना, उसको ऊपर करना है, उसको ऊपर, उसको नीचे करना, ऊपर नीचे में गड़बड़ी हो जाती है, ठीक है ना। और ऊपर नीचे में अगर गड़बड़ झाला हुआ तो भैया आंसर गलत ही आएगा। चलिए, तो जिसके साथ में का लगा रहेगा उसको ऊपर रखना है, और जिसके साथ में के लगा रहेगा उसको नीचे रखो, का को ऊपर के को नीचे, है ना, काके को समझ गए, का को ऊपर और के को नीचे। चलो, तो नीचे लिखते हैं जल का अपवर्तनांक, क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो कांच का अपवर्तनांक कितना था, 1.5, और जल का अपवर्तनांक कितना है, 1.33, ठीक है ना।
इन दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे, बहुत ही प्यार से सॉल्व करेंगे आप लोग, और ऐसे ऐसे स्नेहपूर्वक जब काटेंगे तो 1.13 आंसर आ जाएगा बच्चों। क्या आ जाएगा? 1.13 आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। अब आप सोच रहे होंगे कि फिजिक्स के टीचर हैं, इन्होंने इसका क्या नाम है मात्रक क्यों नहीं लिखा, यूनिट क्यों नहीं लिखी। मुझे एक बात बताऊं मैं आपको कि जो रेशियो होता है, जैसे यहाँ पे भी अपवर्तनांक था और यहाँ पे भी अपवर्तनांक था, तो दोनों की यूनिट्स जो होती हैं एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती हैं, इसीलिए रेशियो का कभी भी मात्रक नहीं लिखा जाता। तो स्नेहपूर्वक आप इसको 1.33 लिख सकते हैं। ठीक है ना, कभी गलत नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जब आपसे पूछा जाए कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक क्या होगा, तो भैया वही कॉन्सेप्ट जिसका पूछा गया उसको उठा के ऊपर रख दो। ठीक है ना। लिखने का तरीका क्या होगा, किसका पूछा जा रहा है, इस बार जल का पूछा जा रहा है, तो जी लिखा आपने, एन और फिर क्या कर दिया, डब्ल्यू। ठीक है ना। जिसका पूछा गया है उसको ऊपर रख दो, जल का पूछा गया, जल को ऊपर रखो 1.33। ठीक है ना। किसके रिस्पेक्ट में, कांच के रिस्पेक्ट में, तो कांच का कितना था, 1.5 था। क्लियर। अब इन दोनों को अगर कैंसिल आउट करोगे तो स्नेहपूर्वक जो आपका आंसर आएगा 0.89 आ जाएगा। आ रही बात समझ में बच्चों। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही सिंपल होते हैं, लेकिन एग्जाम में थोड़ी सी नादानी की वजह से गलत हो जाते हैं। सो आप हमारे वीडियो को बहुत ही प्यार से देखिए और आपके आंसर एक भी गलत नहीं होने दूंगा। और अब जो मैं एनटीपीसी की साइंस स्टार्ट करने वाला हूं, जनरल साइंस, उसमें ज़बरदस्त एकदम लल्लन टॉप कॉन्सेप्ट दूंगा। ठीक है ना, जिसमें क्वेश्चन गलत होने के कोई चांस नहीं रहेंगे। सो आप सभी हमारे चैनल पे बने रहें, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करवाते रहें, करते रहें। हित मित्र और जितने भी आपके व्यवहारी हैं बिल्कुल आग की तरह फैला दीजिए हमारे चैनल को, लाइक शेयर और सब्सक्राइब की बटन को दबा दबा के बिल्कुल तोड़ दीजिए और आप लगे रहिए हमारे साथ। आप जरूर सक्सेस होंगे सक्सेस अड्डा फॉर यू में। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहें। जय हिंद दोस्तों।